नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9 का गणित पुस्तक का मॉडल प्रश्न पत्र और उसके अंतर्गत हम आज सेट नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें हमें समय दिया जाता है 1 घंटा 30 मिनट और टोटल पूर्णांक होता है 40 अंक का। अब इसके कुछ सामान्य निर्देश हैं, उनको भी हम थोड़ा समझ लें। इसमें कहता है पहला निर्देश में ये कुल 40 प्रश्न है, मतलब ये जो सेट हम बनाएंगे उसमें हमको 40 प्रश्न मिलेंगे। दूसरा जो निर्देश है उसमें कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, मतलब सभी प्रश्नों का उत्तर हमें देना जरूरी है। तीसरा जो निर्देश है उसमें कहता है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब हर एक प्रश्न के पीछे 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें 3 विकल्प गलत होगा और 1 विकल्प आपका सही होगा और उसी सही विकल्प को चुनना है। अब हम लोग चौथा निर्देश में चलते हैं। इसमें कहता है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब यदि हम किसी सवाल का गलत उत्तर दे देते हैं तो उसके लिए एक भी अंक काटा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सामान्य निर्देश समाप्त हुआ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सके या फिर जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो ऑप्शन ए में दे दिया √23, तो 23 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ये अपरिमेय होगा। ऑप्शन बी में दे दिया पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। सी में दे दिया 0.0100100001 डॉट 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 और आगे तक ये जा सकता है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव प्रसार आपका अशांत अनावर्ती है और अशांत अनावर्ती जो होते हैं दशमलव प्रसार वो अपरिमेय होते हैं। जब हम ऑप्शन डी में पहुंचते हैं तो यहाँ देता है √225, यानी 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 225 का वर्गमूल होता है 15, इसीलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि 225 का वर्गमूल पूरा पूरा हम ज्ञात कर पा रहे हैं और जिस संख्या का हम पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात कर पाते हैं वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। अब बात करें दूसरे नंबर सवाल की, तो दूसरा नंबर सवाल में हमसे कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है हमारे पास 7/2, तो 7/2 का मतलब 2 से जब आप 7 में भाग कीजिएगा तो 2 तिया 6 बचेगा 1, फिर दशमलव लगाइएगा तो 1 के बगल में 0 पड़ेगा तो हो जाएगा 10 और हो जाएगा यहाँ 2 बचे 10, यानी 7/2 का मतलब है 3.5। तो 3.5 जो है वो 3 और 4 दोनों के बीच में आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो सकता है। बी की बात करें तो बी में कहता है 7/5, जब हम 5 से 7 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा और फिर दशमलव के बाद आगे कुछ आ सकता है। तो यदि 1 दशमलव कुछ आएगा तो ये तो 3 से नीचे चला गया, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। फिर चलिए ऑप्शन सी में 3/2, जब 3 में 2 से भाग कीजिएगा तो यहाँ भी आपका मान आएगा 1 दशमलव कुछ, तो 1 दशमलव कुछ अगर आता है तो 3 से तो कम हो गया, तो 3 और 4 के बीच का तो वो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं क्योंकि ऑप्शन ए हमारा मिल रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में जब आएंगे तो यहाँ एक प्रश्न दे दिया √5 - √2 इंटू √5 प्लस √2। अब यहाँ पे हम आपको बना करके समझाते हैं। देखिएगा ये है आपका √5 और माइनस में √2 इंटू √5 प्लस में √2। अब एक बात आपको बता दें कि हम लोग एक सूत्र जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर एक सूत्र होता है a² माइनस b²। इसके अनुसार यदि ये जो √5 देख रहे हैं उसको a कह दें और ये √2 है उसको b कह दें, तो a² माइनस b² का मतलब a² के स्थान पर √5 का स्क्वायर होगा, तो √5 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर √2 होगा तो √2 का स्क्वायर करेंगे। जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आपका 3 आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करें हम सवाल नंबर 4 की, तो चौथा नंबर प्रश्न में कहता है 32 का पावर 2/5 बराबर है। तो आइए इधर फिर से हम समझते हैं 32 का पावर 2/5। चलिए लिख देते हैं 32 का पावर 2/5। अब 32 को हम तोड़ते हैं, क्या करेंगे 32 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि सवाल को आसानी से हल किया जा सके। तो जब हम 32 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से हो जाएगा 16 बार में, फिर जब हम 2 से 16 में भाग लगाएंगे तो कटेगा 8 बार में, फिर 2 से जब हम 8 में भाग लगाएंगे तो कटेगा 4 बार में, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यानी हमारे पास कितने 2 मिल गए, 1 2 3 4 5 2 मिल गए। तो यहाँ 32 जो लिखा हुआ है वो 32 के स्थान पर यहाँ जो 32 लिखा हुआ है उस 32 के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। ये जो हम 32 देख रहे हैं उस 32 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5,
क्योंकि यदि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार किया जाए तो 32 प्राप्त हो जाता है। और इसका पावर भी दिया हुआ है कितना, 2/5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गुना में 2/5, क्योंकि पावर जो होता है वो गुना में होता है। तो पावर का पावर हम यदि गुना में लिखें तो हमको क्या मिलेगा, 2/5 मिलेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 से 5 तो तिरछा गुना में, गुना जब रहता है तो तिरछा तिरछी कट जाता है, तो 5 से 5 तो कट गया, बचा 2। 2 का स्क्वायर यदि हम कर दें, 2 का पावर 2 करें तो मिलेगा हमको 4। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, 4, उसको ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है उसमें आपका 4 दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब बात करें सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में कहता है इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है उसको ढूंढना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है वो हमारा बहुपद है, क्योंकि बहुपद नहीं होने का रीजन क्या होता है, बहुपद नहीं होने का रीजन ये होता है कि कोई भी चर संख्या रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त, जो भी चर संख्या होती हैं वो बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, और कोई भी चर संख्या का पावर जो होगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए। क्लियर, यहां तक तो हुआ। लेकिन एक बात और ध्यान दे दें, हम अभी क्या क्या बोले उसको यहां समझाते हैं। मान लीजिए एक्स कोई संख्या है, चर संख्या, तो चर संख्या का पावर में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस के रूप में नहीं आना चाहिए। अगर एक्स कोई संख्या है यानी कोई बहुपद है, तो अगर बहुपद है तो एक्स को रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब चर संख्या जो होगा वो रूट के अंदर नहीं होगा। तीसरा शर्त यह है कि जो चर संख्या होगा वो बट्टा के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन उसमें दिखाई देते हैं तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपका बोला है बहुपद, तो बहुपद में देखिए यहाँ दो तरह की बातें होती हैं, एक होता है एक ही चर वाले बहुपद और एक होता है बहुपद। तो यहाँ पे अगर बहुपद की बात करें तो चाहे वो एक से अधिक चर हो या एक चर हो वो बहुपद हो सकते हैं। लेकिन सॉरी, यहाँ पे बोला है बहुपद नहीं है, तो बहुपद है कौन कौन, तो देखिएगा यहाँ पे बोला, हम अभी शर्त जो बताए उस शर्त के अनुसार यहाँ 3 शर्तें दी गई हैं। ये शर्त जिसमें दिख गया वो बहुपद नहीं होगा। एक्स का पावर ऋणात्मक, माइनस में एक्स का पावर कहीं ऋणात्मक है, देखिए अभी तक तो कहीं ऋणात्मक नहीं था। फिर आगे चलिए, चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में, आप ऑप्शन सी में y जो है वो रूट के अंदर है कि नहीं, रूट y लिखा हुआ है। अगर y रूट के अंदर है तो वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बात करें सवाल नंबर 6 का, तो 6 नंबर सवाल में कहता है बहुपद x-2 का शून्यक कौन है। शून्यक का मतलब x-2 हमारे पास सवाल दे दिया, अब इसका शून्यक हमसे पूछ रहा है, मतलब इस x के स्थान पर क्या रख दें कि इसको हल करने के बाद 0 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए अगर जब हमको शून्यक निकालने के लिए कोई कहे तो जिसका शून्यक निकालने के लिए कह रहा है उतना बराबर हम 0 ले लेंगे। इसके बाद x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर जब 2 इधर माइनस में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो यही x बराबर जो 2 है वो हमारा शून्यक मिल गया। अब आप ये सोचिए कि x में क्या 2 को घटाने के बाद 0 प्राप्त हो रहा है, तो देखिए x के स्थान पर यदि 2 रख दिया जाए तो 2 में से 2 खर्च करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी ये 2 जो है वही शून्यक है हमारा। तो यहाँ पे देखिएगा x-2 का शून्यक हमारे पास 2 है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करें हम 7वां नंबर सवाल की। इसमें कहता है बहुपद 5x³ प्लस 4x का पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात है। कोई भी बहुपद दिया हो, पावर कुछ भी हो, लेकिन यदि किसी बहुपद का घात हमसे पूछता है तो उस बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है या सबसे बड़ा जो घात होता है वही हमारा उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद में x का पावर 3 है, x का पावर 4 है और x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब सबसे बड़ा पावर किसका है, तो सबसे बड़ा पावर x का पावर 4 है, तो जो हमारा घात है वो पावर 4 होगा, यानी घात 4 हमारा सही विकल्प होगा, ऑप्शन बी। आगे बात करें सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 8 में कहता है यदि बहुपद px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान बताइए। जब हम उससे भाग करेंगे x प्लस 1 से भाग करेंगे, यानी वो कहना क्या चाह रहा है वो समझिए, x प्लस 1 से यदि हम भाग करें किस में, तो ध्यान दीजिएगा x³ प्लस x², इसके बाद प्लस दिया हुआ है x और प्लस 1। अगर हम x प्लस 1 से इस बहुपद में भाग दें तो शेषफल के रूप में नीचे जो शेषफल के रूप में आएगा वो क्या आएगा वो हमको पता करना है। तो इसमें भाग दे करके आप समय बर्बाद ना करें। तब कैसे करें सर, तब इसके लिए एक तरीका बताते हैं। यही जिससे हमको भाग देना है उतना बराबर आप 0 ले लें। जब 0 लीजिएगा तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, जब प्लस 1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो -1 में बदल जाएगा, तो x का वैल्यू -1 हमको मिल गया। ये जो x का वैल्यू -1 मिला
उसको आप इस बहुपद में रख करके और मान निकाल दें, वही आपका शेष होगा। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। जब हम इसका मान निकालेंगे तो इस लाइन का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका प्लस था, ध्यान देंगे, यहाँ प्लस था। अब इसी में हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो -1 का यदि हम पावर 3 कर दें तो x के स्थान पर -1 रख दिए, फिर प्लस x के स्थान पर -1 है तो -1 लिखेंगे और इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, फिर प्लस में आइए x के स्थान पर क्या हो गया -1 और प्लस में 1। अब चलिए इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो -1 गुना -1 गुना -1 3 बार करेंगे तो आएगा -1। क्लियर? फिर आगे बढ़िए, -1 गुना -1 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, +1 लिख दिए। फिर आइए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा -1। फिर यहाँ आप देख सकते हैं +1 तो यहाँ +1। फिर चलिए अब देखिएगा, यहाँ -1 और -1 दो ठो जब -1 हो तो ये दोनों आपस में जुड़ करके और -2 हो जाते हैं। दो यहाँ +1 है तो जब जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा। अब प्लस में 2 और माइनस में 2 दोनों कैंसिल होकर के क्या दे देंगे 0, और यही जो 0 आया वही हमारा शेषफल होगा। तो देख सकते हैं आप इस ऑप्शन ए में शेषफल 0 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए जो हमारा है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे हम बात करेंगे अगले सवाल का। तो सवाल नंबर 9 नंबर सवाल में हम क्या देखते हैं, कहता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में हो सकता है। तो याद रखिएगा, x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक होता है x0, और x0 हमारे पास ऑप्शन सी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं आगे 10वां नंबर सवाल का। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 11 का। इसमें कहता है बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। तो देखिए कार्तीय तल हम बनाते हैं, ये रहा आपका कार्तीय तल, इसको x अक्ष कहा जाता है, इसको y अक्ष कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये प्लस में आता है, इधर वाला माइनस में आता है, यानी दाया तरफ जो होता है मूल बिंदु के दाहिने तरफ वो प्लस में होता है और मूल बिंदु के बाईं तरफ माइनस में। x अक्ष में y अक्ष में ऊपर प्लस में होता है और नीचे माइनस में होता है। जब हम इस पॉइंट की बात करें इस चतुर्थांश की, तो ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में आता है प्लस प्लस। जब हम द्वितीय चतुर्थांश में चलते हैं, यह द्वितीय चतुर्थांश, जब द्वितीय चतुर्थांश में चलेंगे तो x वाला पहले लिखा जाता है यानी माइनस, और y वाला बाद में यानी प्लस। तो माइनस प्लस आएगा किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में जब हम आते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में आपका माइनस और माइनस मिलता है। क्यों? क्योंकि x अक्ष में भी माइनस है और y अक्ष में भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस। जब हम बात करें चतुर्थ चतुर्थांश का, तो चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष वाला प्लस है और y अक्ष वाला माइनस है, तो यहाँ पे हम कर देंगे प्लस माइनस। अब आप यहाँ समझिए, यहाँ बोलता है 0 और -7, तो हमारे पास आ गया 0 और -7, यानी पहले प्लस वाला और फिर माइनस वाला। तो पहले प्लस और बाद में माइनस वाला कहाँ है वो देखिए, तो पहले प्लस और बाद में माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश जहाँ देखा दिया होगा वही विकल्प हमारा सही होगा, और ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ गया। अब बात करेंगे सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 12 में कहता है यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 है तो रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर k का हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 2 रखें तो k का मान क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है। हमारे पास सवाल क्या दे दिया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू k, यही दिया हुआ है ना। अब 3x के स्थान पे क्या रखना है 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं x के स्थान पे 1, फिर प्लस का चिन्ह, 2 इंटू y के स्थान पर क्या, तो y के स्थान पर 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 रख देंगे और बराबर में क्या मिल जाएगा k। अब गौर करेंगे 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 दूनी 4 बराबर में क्या k। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 बराबर k। तो k का वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया, k का वैल्यू मिल गया 7। अब देख लीजिए यहाँ ऑप्शन ए में बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है 7। आगे बात करें सवाल नंबर 13 का। तो सवाल नंबर 13 में कहता है कि x अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष का जो समीकरण है वो कहता है y बराबर 0, यानी x बराबर 0 कभी नहीं हो सकता, x माइनस y बराबर 0 कभी नहीं हो सकता, x बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है x अक्ष पर। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन डी है। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है y बराबर 0 वही हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा या सही उत्तर होगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े तो देखते हैं सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 में कहता है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस y बराबर 5 का हल है। यानी एक बात थोड़ा गौर करें, अगर हम 2x प्लस
y बराबर 5 की बात करें तो इसमें x और y का मान x और y के स्थान पर रख के देखेंगे, जिसका मान 5 के बराबर आ जाएगा वही विकल्प हमारा सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि यहाँ 2 है तो x का मान कितना है? x का मान ऑप्शन ए में देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। तो यहाँ पे यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो 2 दूनी की 4, और 4 में यदि y बराबर 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना होगा? 6, जो 5 के बराबर आ रहा है क्या? नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में आइए, x के स्थान पर 2, तो चलिए x के स्थान पर 1, ऑप्शन बी में x के स्थान पर 1, x के स्थान पर 1 लेते हैं तो 1 2 2 यानी 2, और y के स्थान पर 2 है तो y के स्थान पर 2 रख देते हैं, तो 2 और 2 मिलकर के कितना हो गया? 4, तो 5 के बराबर आया क्या? नहीं आया, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में क्या कहता है? x बराबर 2 और y बराबर 1, तो x बराबर 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी की 4, और प्लस में y बराबर 1 है तो 4 और 1 5, यानी 4 और 1 5, तो 5 के बराबर आया ना, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी x और y का मान रख करके देखेंगे, अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हल होगा। अब बात करें सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 15 में कहता है यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है, यानी एक उत्पत्ति में दिया गया है, एक अभिगृहित दिया गया है, या एक परिभाषा दिया गया है, या एक अभिधारणा दिया हुआ। तो याद रखिएगा इसमें एक अभिधारणा के अंतर्गत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करें सवाल नंबर 16 का, तो इसमें कहता है एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है या कितनी रेखाएं जा सकती हैं। तो एक बिंदु से अगर हम रेखाएं खींचना चाहें, मान लीजिए यही एक बिंदु है, तो इससे जब भी हम रेखा खींचेंगे तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो याद रखिएगा अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत, इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर। अब बात करेंगे 17 नंबर सवाल का। इसमें कहता है 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? पूरक कोण का मतलब होता है वैसे दो कोण या वैसे दो कोणों का योग, वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर होता है पूरक कोण कहलाता है। अर्थात ये जो 70 डिग्री दिया हुआ है उसमें कितना और जोड़ दिया जाए कि ये 90 डिग्री पूरा कर लेगा? तो 20 डिग्री जोड़ना होगा। तो अगर 70 में 20 जोड़ लेते हैं तो आ जाता है 90 डिग्री, और यही पूरक कोण बनाता है। तो याद रखिएगा ये जो 20 डिग्री आया वही है 70 डिग्री का पूरक कोण। तो 70 डिग्री का पूरक कोण हमारे पास 20 डिग्री ऑप्शन सी में दिया है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करें सवाल 18 का। इसमें कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। तो उस कंडीशन में वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? तो ध्यान दीजिएगा एक समकोण त्रिभुज ही होगा जब यदि ये 90 डिग्री हो और ये 45 डिग्री यानी 45 डिग्री और ये 45 डिग्री हो। क्लियर है? यानी ये दोनों 45-45 रहे, तब दोनों जोड़ने के बाद ये जो आप समकोण देख रहे हैं वो 90 डिग्री के बराबर होगा। इसीलिए समकोण त्रिभुज ही ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें समकोण के अलावा दो और कोण जो होंगे उसको जोड़ने के बाद तीसरे कोण के बराबर आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी समकोण त्रिभुज। अब हम बात करेंगे आगे के प्रश्न के बारे में, यानी प्रश्न संख्या 19 के बारे में। कहता है आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर x का मान निकालना हो तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और ये CD जो है BC भुजा का बढ़ा हुआ रूप है, जिसके कारण यहाँ x एक बहिष्य कोण बन रहा है। x क्या है? बहिष्य कोण है, और ये जो बहिष्य कोण है वो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब इस कोण B और इस कोण A इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो जब इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 50 और 40 90, और यही 50 प्लस 40 जो होगा वो x का मान होगा। तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और 90 डिग्री ऑप्शन बी में दिया है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 20 को देखते हैं। कहता है निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो ASA यानी कोण भुजा कोण ये सर्वांग समता की कसौटी होती है, सही है। अब यहाँ बोला SSS यानी भुजा भुजा भुजा, ये भी समरूपता की कसौटी होती है, ये भी सही है। AAA तो यही जो AAA सर्वांग समता की कसौटी दिया है वो सर्वांग समता की कसौटी नहीं होता है। बाकी यहाँ ऑप्शन डी में SAS दिया हुआ है भुजा कोण भुजा, तो ये भी समरूपता की कसौटी होता है। समरूपता की कसौटी आप जान लीजिए 4 प्रकार के होते हैं। समरूपता बोला रहा है, सर्वांग समता की कसौटी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है SSS,
एक होता है SAS और एक होता है RHS। यहाँ पे AAA समरूप सर्वांग समता जो दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत जवाब है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 21 को देखते हैं। इसमें कहता है त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC, एक त्रिभुज है, मान लीजिए यही एक त्रिभुज है जिसमें अगर ये ABC दिया हुआ है तो आपसे कहा कि AB बराबर AC है, मतलब AB बराबर है AC के। अब क्या कहता है, कोण ACB बराबर 70 डिग्री, ACB बराबर 70 डिग्री, मतलब ये जो है वो आपका 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अगर ये 70 डिग्री दिया हुआ है तो आपसे पूछ दिया ABC का मान बताइए। ABC का मान मतलब ये वाला कोण क्या होगा। एक बात आपको बता दें कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर AB बराबर है AC के तो कोण C और कोण B, यानी इस भुजा के सामने वाला कोण B और इस भुजा के सामने वाला कोण C, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कोण B का मान भी हमारा कितना आएगा, 70 डिग्री। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, ये 70 डिग्री ऑप्शन C में दिया है, इसीलिए ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करें सवाल नंबर 20 का। इसमें कहता है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा, यानी सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले चारों कोण का जो अनुपात दिया हुआ है 3:5:9:13, उसको हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो 3 + 5 + 9 + 13, और इसका वैल्यू आपका कितना दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है आपका 360। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब बताइए कि अगर अनुपात में दिया हुआ था तो अनुपातिक मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सब में x लगाना पड़ता है। जब x लगाएंगे तो x को कॉमन किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। सब में x होगा ना, तो उसमें से x को कॉमन करेंगे। अब x इंटू ये सबको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और 3 27 और 3 कितना हो जाएगा, 27 और 3 हो जाएगा 30। फिर से चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अगर बात करें 13 और 9 का, तो 13 और 9 हो जाएगा 22, 22 और 5 हो जाएगा 22 और 5 27, 27 और 3 30। तो यहाँ पे लिख लेंगे 30, और बराबर में क्या, 360 तो दिया हुआ है ही। यदि हम x का वैल्यू निकालें तो 360 बटा कितना आ जाएगा, 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में, तो x बराबर आ गया 12। अब बताइए कि हमको वैल्यू क्या निकालना था। वैल्यू कहा कि सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा, तो सबसे छोटा कोण आखिर है कौन, ये 3 अनुपात वाला। तो 3 अनुपात का मतलब 3x, यानी 3 इंटू एक्स के स्थान पर कितना, 12, तो 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 डिग्री, और यही 36 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है उसमें दिया है 36 डिग्री, और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलते हैं इसके आगे के प्रश्न को देखने। तो आगे का जो प्रश्न है सवाल नंबर 23, उसमें क्या कहता है, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक खाली स्थान चतुर्भुज होता है। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज ऑप्शन बी में दिया है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, समांतर चतुर्भुज। अब बात करें सवाल नंबर 24 का। इसमें कहता है आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आप देख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब कहा जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। चलिए अच्छी बात है। आगे क्या कहा, AE बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो AE है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपसे बोलता है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र ही होता है आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, एरिया, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या है 7 और हाइट कितना है 5। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 5 यानी 7 × 5 = 35, तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। अब आगे बात करें सवाल नंबर 25 का। सवाल नंबर 25 में कहता है एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिएगा थोड़ा, यहाँ बहुत सारे लोग इसको गलत समझाते हैं, हम आपको समझाते हैं कि वास्तव में ये सही कैसे होगा। मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, हल्का टेढ़ा हो रहा है लेकिन फिर भी इसी में मैनेज करना है। अगर हम बात करें कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक ही आधार, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही आधार है, यहाँ से यदि एक और त्रिभुज का निर्माण हम कर दें, इस प्रकार से कर दिए, ये जो समान आधार
और समांतर रेखाओं के बीच ये जो त्रिभुज बना, ये वाला त्रिभुज आप बता रहे हैं हम, तो ये जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात 1/2 के बराबर होता है। यानी ऐसा कहें, इसका नियम क्या है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज, मान लीजिए अगर ए बी सी डी नाम दे दें, तो ए बी सी डी में इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, बी सी डी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, ये सॉरी त्रिभुज नहीं चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का नाम क्या पड़ेगा, ए बी सी डी। दोनों का जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो जो त्रिभुज का अनुपात होगा वो होगा 1 और जो चतुर्भुज का अनुपात होगा वो होगा 2। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पर 12 लिखते हैं, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, और यहाँ पे हमको एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको यदि हम x मान लेते हैं तो बराबर में 1/2। जब x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x बराबर 12 दूनी 24, तो 24 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत सारे टीचर आपको गलत बताते हैं, और याद रखिएगा ऐसे टीचर से बचने का प्रयास कीजिए। आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, आप देखिए और बताइए कि क्या ये टीचर सही बता रहे हैं। आप अपने से सोच के देखिए कि क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी आपस में बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। तो अब हम देखते हैं 26 नंबर सवाल को। कहता है 26 नंबर सवाल में कि वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। खाली स्थान दिया हुआ है, वृत्तखंड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको वृत्तखंड का निर्माण करके देखना होगा, वृत्तखंड पहले बनाना होगा। मान लीजिए यही एक वृत्त है और इसका खंड करना है, तो हम मान लीजिए इसको खंड कर दिए। जब हम खंड किए तो एक बात बताइए, ये कहता है कि एक चाप, या तो आप ये नीचे वाला चाप ले लें या फिर ये ऊपर वाला चाप ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं। यदि आप नीचे वाला चाप लेते हैं, मान लीजिए आप इस चाप को ले लेते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये वाला जो चाप है वो और ये जो वृत्तखंड बना है वो किसके बीच में है, तो ये इस रेखा के बीच में है। तो रेखा का नाम क्या हो सकता है, देखिए त्रिज्या है क्या, नहीं, या तो जीवा या फिर व्यास। अब यहाँ पे बात करता है व्यास, तो नहीं, व्यास तब होता जब केंद्र से होकर के जाता। मान लीजिए ये केंद्र होता तो केंद्र से होकर के जाता तो व्यास होता, लेकिन केंद्र से होकर के नहीं जा रहा इसलिए व्यास नहीं होगा। हाँ, जीवा होगा क्या, तो बिल्कुल जीवा हो सकता है। जीवा क्यों हो सकता है ये थोड़ा गौर करेंगे। जीवा इसलिए होगा क्योंकि व्यास भी एक प्रकार का जीवा है। अगर हम एक यहां से जीवा खींच दें तो भी वृत्तखंड का निर्माण होगा, लेकिन ये जो जीवा है वो केंद्र से जा रहा है तो इसका नाम व्यास हो सकता है। व्यास को जीवा नहीं कह सकते, लेकिन जीवा को व्यास कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जीवा ही बिल्कुल सही उत्तर होगा, व्यास कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि कभी कभी व्यास नहीं होते हुए भी, मान लीजिए केंद्र यहाँ है तो इसका व्यास नहीं होते हुए भी इस वृत्त को ये खंडित कर दे रहा है, इसलिए जीवा को हम कह सकते हैं कि जीवा ही वृत्त को खंड करने में सहायक है। अब बात करें सवाल नंबर 27 का। सवाल नंबर 27 में कहता है 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है, एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करें सवाल नंबर 28 का। इसमें कहता है आकृति में कोण ए सी बी का मान क्या होगा। एक बात आपको बता दिया जाए कि याद रखिएगा, अगर किसी वृत्त, मान लीजिए यही एक वृत्त है, इस वृत्त के एक ही जीवा द्वारा, मान लीजिए इसका जीवा क्या है, ये ए बी एक जीवा है, ये जो जीवा है इसी जीवा का इस्तेमाल करके केंद्र पर और इसी जीवा का उपयोग करके परिधि पर दोनों जगह कोण बन रहा हो, तो ये जो केंद्र पर का कोण है वो परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 2 गुना होता है तो ये परिधि पर का कोण क्या होगा, आधा होगा, सिंपल है। तो 50 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री हमारा ऑप्शन सी में दिया है, यही बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमेशा याद रखिएगा कि यदि किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा या बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो परिधि पर बने कोण जो होंगे वो केंद्र पर बने कोण के आधे होंगे, तो आधा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। आगे बढ़ा जाए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं सवाल नंबर 29 को। इसमें कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, अपने मन से एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज हो गया, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अगर एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर,
तथा कोण ए बराबर 60 डिग्री। ये कोण ए बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। अब आगे क्या कहता है उसको सुनिए। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर है। याद रखिएगा इस कंडीशन में यदि BC और AC का अंतर करें और ये जो आप 4 सेंटीमीटर देख रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर से कम आ जाए, 4 सेंटीमीटर से कम, 4 सेंटीमीटर से कम, अगर 4 सेंटीमीटर से कम आ जाए तो त्रिभुज बनेगा। लेकिन 4 सेंटीमीटर से अगर अधिक आ जाता है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो 4 सेंटीमीटर से अधिक आपका कौन सा ऑप्शन में दिया है सी में। इसका मतलब कि ऑप्शन सी में जो 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो त्रिभुज को संभव नहीं होने दे रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपको कोई समस्या सता रहा हो तो आप देखिए कि इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी ये है कि ये सब के सब 4 सेंटीमीटर से नीचे हैं, तो ये तीनों के तीनों तो सही हो नहीं सकते। तो जो विकल्प अकेला होगा वही ना सही होगा, वही ना अलग है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल अलग था। इसलिए आप नहीं जानते हुए भी नियम नहीं जान रहे हैं तो भी आप टिक कर सकते हैं कि 3 में जो सिमिलरिटी है एक ऐसा है जो इन तीनों से भिन्न है, तो वही हमारा विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन सी विकल्प सही हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 30 का। इसमें कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का त्रिभुज है। तो उसके लिए मान लीजिए यही एक त्रिभुज है जिसमें एक 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। और हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करने से पहले हम लोग एस का मान निकालते हैं। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, जिसको हम लोग अर्ध परिमिति भी कहते हैं। तो अब आगे थोड़ा सुनिएगा, ए के स्थान पर क्या होगा हमारा 3, बी के स्थान पर क्या होगा 4 और सी के स्थान पर क्या होगा 5। जब ये तीनों को जोड़ करके हम 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 5 4 9 और 3 12, 12/2, यानी कट के क्या आएगा 6। अब एस बराबर हमारा कितना आ गया 6। अगर एस बराबर 6 आ गया तो एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर, यानी त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है। अब चलिए अब वैल्यू पुट करें। एस का वैल्यू क्या है 6 इंटू 6 में से माइनस करेंगे किसको ए के वैल्यू को। तो ए का वैल्यू कितना है देखिए 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर आगे बढ़िए, एस के स्थान पे 6 माइनस बी के स्थान पर क्या होगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर चलिए एस के स्थान पर क्या होगा 6 माइनस सी के स्थान पर क्या होगा 5, तो लिखेंगे 5। अब इसको हल कीजिए, जब हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा 6 तो मिलेगा पक्का। अब 6 में से 3 खर्च 3 आएगा, फिर 6 में से 4 खर्च 2 आएगा, फिर 6 में से 5 खर्च 1 आएगा। अब चलिए इसको तोड़िए आप इस 6 को, तो क्या मिलेगा 3 गुना 2 गुने 3 गुने 2, ये दोनों 3 और 2। अब 2 के बदले 1 बाहर निकलते हैं, 2 ठो 3 मिलकर के 1 बाहर निकल गया, गुना 2 ठो 2 मिलकर के 1 2 बाहर निकल गया, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। अब आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बात करें सवाल नंबर 31 का। तो सवाल नंबर 31 में कहता है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। यानी भुजा मतलब ए आपका दे दिया, ए बराबर कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, और आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो √3 इंटू, सॉरी यहाँ पे काटकुट नहीं होगा, यहाँ पे आपका 1 मिनट, √3 इंटू ए स्क्वायर। ए के स्थान पर है कितना हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 छक 36 और √3 तो पहले से था ही, तो √3 और यही सेंटीमीटर अगर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करते हैं 32 नंबर सवाल का। इसमें कहता है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो आर त्रिज्या वाला जो गोला होगा उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये ऑप्शन डी में दिया गया है 4/3 पाई आर क्यूब, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बात करें सवाल नंबर 33 का। इसमें कहता है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, मान लीजिए ये एक बेलन है, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और प्लस में एक वृत्ताकार भाग ये ऊपर वाला और एक वृत्ताकार भाग ये नीचे वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, दोनों का हमको निकालना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर।
देखिए इस तरह का कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सूत्र है वो हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है 2πr(h) + 2πr²। इसी को हम लोग ऐसे जानते हैं, अगर आप इसमें से कॉमन करें तो कॉमन करने के बाद आपको मिलेगा 2πr इंटू इसमें क्या बच जाएगा h और इसमें बच जाएगा r। तो यहाँ पे r 2πr इंटू r + h आप लोग पहले जानते होंगे, लेकिन उस रूप में दिया नहीं है, तो हमको जिस रूप में दिया उसी रूप में मारेंगे। आइए सवाल नंबर 34 देखते हैं। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस तुरंत आप लोग को बताते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लिया जाए ताकि सवाल बनाने में दिक्कत ना हो। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये जो घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन बराबर सूत्र होता है a क्यूब। a क्यूब का मतलब भुजा का पावर 3, और अगर भुजा का पावर 3 हमको याद है घन का आयतन, तो उससे हम भुजा ज्ञात करेंगे, और भुजा ज्ञात करने के बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे आयतन दे दिया, क्या दे दिया? आयतन बराबर किसका आयतन दिया हुआ है? घन का आयतन। तो लिखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 512। और ये जो 512 है वो आयतन का सूत्र क्या होता है? a क्यूब। घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब, तो a क्यूब बराबर कितना दे दिया? 512। अब ये 512 को जब आप तोड़िएगा नहीं, मान लीजिए a अगर हमको निकालना हो तो यहाँ पे क्यूब रूट 512 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? क्यूब रूट 512। अब 512 को हमको तोड़ना होगा, तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं 512 को। जब 512 को तोड़ेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर जब हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 छक 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए तो 32 दूना 64, फिर 2 से काटिए तो 16 बार में कटेगा, फिर 2 से काटिए 8 बार में कटेगा, फिर 2 से काटिए 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटिए 2 बार में कटेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप देखिए कि कितने 2 हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो 2 हैं। तो अगर हम लिखना चाहें a बराबर, तो a बराबर अंडर रूट क्यूब रूट कितने 2 लिखाएंगे? 9 ठो 2 लिखना होगा। 2 गुना 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 2, कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम क्यूब रूट ज्ञात करते हैं ना, तो क्यूब रूट ज्ञात करते समय 3 के बदले 1 बाहर निकलता है। तो 3 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर निकल गया, a बराबर निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 3 2 के बदले 1 ठो 2 निकल जाएगा, और फिर से 3 2 के बदले 1 2 निकल जाएगा। जब हम तीनों को गुना करेंगे तो मिलेगा हमको 8 सेंटीमीटर। ये जो 8 सेंटीमीटर भुजा मिला हमको, अब हमको भुजा नहीं निकालना था, क्या निकालना था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। 6a², तो 6 इंटू a कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 अठाई 64। जब आप 6 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 छक 36 और 2 38, यानी हमारे पास आंसर जो आया वो आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले सवाल नंबर 35 की ओर। तो सवाल नंबर 35 में क्या कहता है उसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है सवाल नंबर 35 और कहता है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मान लीजिए एक शंकु बना है, यहाँ हम आपके सामने शंकु बना करके दिखाते हैं। ये आपका शंकु है, ये शंकु है, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई ये कहलाता है। और ये दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है शंकु का तिर्यक ऊंचाई? यहाँ पे आप देख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या कहता है? तथा आधार की त्रिज्या, यानी ये जो आधार है उसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आपका दिया हुआ है, कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। चलिए 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब आपसे पूछता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल, तो पाई आर एल, पाई के स्थान पर 22/7 इंटू आर के स्थान पर 7 दिया हुआ था 7 लिखेंगे, एल के स्थान पर 10 दिया हुआ है तो 10 लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दहां 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो 220 देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करेंगे 36 नंबर सवाल का। इसमें कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? प्राकृत संख्या में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गया, और इसी का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए जैसे हम औसत निकालते हैं उसी तरह से माध्य निकालते हैं। कितनी संख्याएं हैं ऊपर? 5 संख्याएं, तो 5 से डिवाइड करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, तो ये हो गया 15 और बट्टा में 5। 5 से जब काटेंगे तो 5 या 15, यानी माध्य हमारा कितना आ गया? 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में 3 दिया हुआ है, तो 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया।
बात करेंगे 37 नंबर सवाल का। इसमें कहता है 5, 2, 3, 5, 4, 11, 5, 5, 6, 12, 4, 5, 4, 5, 9, 8 में 5 की बारंबारता है। 5 की बारंबारता कहने का अर्थ यह है कि 5 कितनी बार आया है। तो देखिएगा, एक बार यहाँ आ गया, 1, 2, 3, 4, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 6। तो 5 की बारंबारता कितनी है? 6, यानी 6 बार आया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब बात करें 38 का। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताइए। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ये जो आप 10 से 20 देख रहे हैं, ये दोनों 10 को कहा जाता है निम्न सीमा और 20 को कहा जाता है उच्च सीमा। जब दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर दिया जाता है तो ये मिल जाता है हमको वर्ग चिन्ह। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे बता रहे हैं आपको 10 प्लस 20 और बटा क्या 2। जब 2 से भाग करेंगे तो ये वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जोड़िए, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 और बट्टा में 2। 2 से जब काटिएगा तो 15 बार में कटेगा, यानी जो वर्ग चिन्ह आया वो हमारा कितना है 15, और 15 ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब बात करेंगे सवाल नंबर 39 का। कहता है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3, यानी 3 जो है वो की बारंबारता 150 है, तो उसकी प्रायिकता क्या है, यानी 3 जो है वो 150 बार आता है। तो संभावित परिणामों की संख्या कितना हो गया 150, और कुल परिणाम यानी 1000 बार फेंका जाए तो 1000 बार तो 3 आ सकता था, तो कुल परिणामों की संख्या हो गया 1000। तो याद रखिएगा, हम लोग प्रायिकता जब निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणाम में आ गया हमारे पास 150 और कुल परिणाम की संख्या में आ गया 1000। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटिएगा तो 5 दिया 15 और 5 से इसको काटिएगा तो 20 बचे 100, यानी 3/20 जो आया वो हमारा प्रायिकता है। 3/20 आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करेंगे अंतिम सवाल 40। असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0, और जो बिल्कुल सत्य होता है 100% सत्य होता है उसकी प्रायिकता 1 होती है, जो ऑप्शन ए में था। लेकिन हमसे पूछा था कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो उसकी प्रायिकता होती है 0। यदि आप इसी प्रकार हमारा जो ये सेट है, पहला सेट, वो समाप्त हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल हो और इसी तरह का वीडियो आप लगातार चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कहीं कोई समस्या हुआ हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा तो हम इसका निदान कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। जय हिंद।